बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। के रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर एक कंडक्टर है, अगर एक कंडक्टर है हमारे पास, ये क्या है, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, तो याद रखिए कि एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ है कि अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दूं, अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों? जब लेंथ इंक्रीज करूंगा तो ज़्यादा एटम्स उसमें आएंगे, ज़्यादा एटम्स होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ज़्यादा उनका कोलिजन आपस में होगी। तो याद रखिए कि अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमें एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है। ठीक है, तो यानी कि पहली बात जो हमें पता चली है कि R यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। ठीक है, यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि अगर ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है, और अगर मैं लेंथ इसकी सेम रखूं, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया में इसका बढ़ा दूं, ठीक है, जब मैं लेंथ इसकी सेम रखूंगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बढ़ाऊंगा तो ये किस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से ये भी बात प्रूव हुई है कि अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से ला के थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट आसानी से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से आगे फ्लो कर सकेंगे, उन्हें कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो याद रखिए कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया कम करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर एरिया में ज़्यादा कर दूँ तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा कि R इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/A के। ठीक है, तो ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस से डिपेंड करती है लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है कि अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अगर हमारे पास एरिया इंक्रीज होगा कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है 1/A के। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो चीज़ देखनी है कि R प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, लेंथ अपॉन एरिया। अब हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म होता है तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के केस में जब प्रोपोर्शन ख़त्म होगा तो क्या आएगा, रो, और इसको हम रो पढ़ते हैं और इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी। और ये क्या होती है, किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले इसका ये देखें कि ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे, नेचर ऑफ मीडियम पे ये डिपेंड करती है कि असल में नेचर ऑफ मीडियम किस तरह का है, नेचर ऑफ मटीरियल, कि हमने मटेरियल कौन सा लिया हुआ है। ठीक है, कि आया वो मेटल है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, कॉपर है। ठीक है, वो मेटल हमारे पास किस तरह की है, ठीक है, उसमें एटम्स की वो अरेंजमेंट किस तरह की है, एटम की शेप किस तरह की है। तो जो ये रेजिस्टिविटी है, रो इसको हम पढ़ते हैं, तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे कि असल में मटेरियल है किस तरह का। ठीक है, इस पे जाके आगे भी बात करते हैं अभी हम। तो फिलहाल बस ये याद रखें कि ये किसी भी, अगर हम कंडक्टर है उसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और डिपेंड कर रही है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना इसका याद रखें। तो अगर मैं इस रेजिस्टिविटी की यूनिट्स निकालना चाहूँ तो किस तरह से निकलेंगी, रो को इधर ही रहने दें, ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर रेजिस्टिविटी मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा,
कि रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, आर ए बाय एल। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो बताने वाली है, यूनिट इसकी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी? देखिए रेजिस्टिविटी है तो यहाँ पर उसी तरह लिख दें, आर की यूनिट कितनी होती है रेजिस्टेंस की? ओहम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, तो ये इससे काट गया। तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो क्या होती है? ओहम मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम और जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो क्या होती है? ओहम मीटर होती है। ठीक है, तो अभी तक फ़िलहाल हमने ये बातें देखें। अब नेक्स्ट जो हम चीज़ देखने जा रहे हैं वो चीज़ देखें। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो वो चीज़ देखनी है कि देखिए इसका फार्मूला क्या है रेजिस्टिविटी का? आर ए बाई एल। ठीक है, तो देखिए अगर रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओहम हो, ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी हो? 1 ओहम, लेंथ कोई भी हम अगर मटेरियल या कंडक्टर ले रहे हैं, लेंथ 1 मीटर हो और एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर। ठीक है, कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर, या आप इस तरह करें कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जो 1 मीटर क्यूब के मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको एक और तरीके से कोशिश करते हैं समझने की। यहाँ पर देखें, ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखनी है कि रेजिस्टेंस है, अगर हमारे पास है रेजिस्टेंस, ठीक है, इसी चीज़ को समझने लगे कि रेजिस्टिविटी असल में होती क्या है। ठीक है, अभी सारी इसकी समझ आएगी। तो देखिए रेजिस्टेंस जो डिपेंड करती है किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, पिछले टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं कि एक तो नेचर पे डिपेंड करती है, नेचर पे, दूसरी चीज़ टेम्परेचर पे, और तीसरी चीज़ है डायमेंशन पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? बताते हैं ये साहब मैं क्यों कर रहा हूं। नेचर पे, दूसरी चीज़ टेम्परेचर पे, और तीसरी चीज़ है ही नहीं है। ठीक है, याद रखिए ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगे हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है नेचर पे, टेम्परेचर पे, डायमेंशन पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है नेचर पे और टेम्परेचर पे, यानी कि ये डायमेंशंस पे डिपेंड ही नहीं करती। अब किस तरह से डिपेंड नहीं करती वो चीज़ देखनी है। यहाँ पर हम बनाने लगे हैं कि देखिए अगर एक वायर मेरे पास ये वाली है, ठीक है, एक इतनी मेरे पास कोई भी वायर है, एक वायर बड़ी है, एक वायर उससे बड़ी है। ठीक है, ये वायर की कोई ना कोई लेंथ है। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। इस वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। इस वायर की रेजिस्टेंस और ज़्यादा होगी क्योंकि लेंथ इसकी और ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी वाले केस में देखना है कि देखिए रेजिस्टिविटी मैंने कहा था कि डायमेंशंस पे डिपेंड ही नहीं करती, मतलब लेंथ एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती। रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर मैं देखूँ कि इसकी रेजिस्टिविटी सेम, इसकी रेजिस्टिविटी भी वही होगी, इसकी रेजिस्टिविटी भी वही होगी, तो इन तीनों वायर्स की रेजिस्टिविटी सेम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डायमेंशंस पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, क्योंकि वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के किस चीज़ से बना हुआ है। टेम्परेचर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से कैसे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर हम आगे जाके पढ़ते हैं। और नेक्स्ट चीज़ डायमेंशन पे डिपेंड करती है, जबकि रेजिस्टिविटी जस्ट नेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से रेजिस्टिविटी पे फ़र्क पड़ सकता है।
ठीक है, लेकिन डायमेंशन से रेजिस्टिविटी को कोई सरोकार, कोई हमारे पास उसको वास्ता उसका नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी याद रखनी है। अब हम दो मज़ीद टर्म की बात करने जा रहे हैं, जो लास्ट में इसकी 2 टर्म रह गई हैं। वो कौन सी है? पहली टर्म आती है कंडक्टेंस। क्या होती है? कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस हमारे पास होती है कि कोई मटेरियल कितना अलाउ करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो कंडक्टेंस का जो सिंबल होता है उसको हम जी से शो करते हैं, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, मतलब रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, आसानी से फ्लो कर सकेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी? G इज इक्वल टू 1/, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी? पर ओम। ठीक है, पर ओम, या हम इसको मोहो भी कहते हैं, MHO। ठीक है, यानी ओम को उल्ट कर दें। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है पर ओम, या हम इसको मोहो भी कहते हैं। नेक्स्ट जो इसकी लास्ट टर्म आती है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी को हम शो करते हैं सिग्मा से, और ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी, ठीक है, यानी ये जो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, और ये जो रेसिप्रोकल है ये क्या है? रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की हम अगर इसमें इस सेंस में अगर हम यूनिट देखें कंडक्टिविटी की, तो क्या आएगी? 1/, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम मीटर। तो यहाँ पे ओम मीटर, तो जो कंडक्टिविटी की हमारे पास लास्ट में यूनिट आएगी वो पर ओम है, पर मीटर आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो अभी हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो क्या है? डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड किस तरह से करती हैं। अभी जो नेक्स्ट बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टिविटी है उस पे टेम्परेचर के क्या इफेक्ट होते हैं, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टर लेते हैं, एक कोई भी कंडक्टर लिया। ठीक है, और उसमें कंडक्टर में हमें पता है कि फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से हमें करंट मिलता है। ठीक है, तो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कंडक्टर में फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ एटम्स भी पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और याद रखें कि ये जो एटम है ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, थर्मल एनर्जी इनको मिलती है ना रूम टेम्परेचर पे, तो ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनमें से मैं कोई भी ये एक एटम उठा लेता हूँ, तो मैंने इसको बाहर से बना लेता हूँ समझाने के लिए। ये एटम क्या कर रहा है? इतने इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। अब मैंने क्या किया कि इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो जब इंक्रीज कर दिया तो ये जो एटम है, ये जो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा था, इसकी वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी ये जो एटम इस तरह से वाइब्रेट कर रहा था, ये इस तरह से वाइब्रेट करने लग पड़ेगा। ठीक है, तो जब एटम की वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये जो एटम है ये पहले इस तरह से वाइब्रेट कर रहा था, अब इस तरह से वाइब्रेट करने लग पड़ेगा। तो जब एटम की वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में और ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगी। मतलब ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसके साथ कोलाइड करेंगे, और एटम की वाइब्रेशन से क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो में और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखें कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शन है T के। R डायरेक्टली प्रोपोर्शन है T के, कि अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक मटेरियल लिया। ठीक है, एक मटेरियल लिया और हमने कहा कि उसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, एट 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसकी जो रेजिस्टेंस है वो R0 है। ठीक है, कोई भी मटेरियल लिया, अब हम एक एक्सपेरिमेंट से करने लगे हैं, कोई भी मटेरियल लिया, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टेंस है R0। ठीक है, और T डिग्री सेल्सियस पे, T डिग्री मतलब कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, 10, 15, 50 जितना भी उन्होंने लिया। ठीक है, तो T डिग्री टेम्परेचर पे जो उसकी रेजिस्टेंस थी वो है RT। ठीक है,
तो एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हुई है कि जो आर टी माइनस आर नॉट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हुई है कि जो आर टी माइनस आर नॉट है ये इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आर नॉट के, ठीक है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जितनी भी रेजिस्टेंस हो, ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है, रेजिस्टेंस के दरमियान ये जो डिफरेंस है ये भी ज़्यादा होगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कम होगी तो ये जो आर टी माइनस आर है, ये जो डिफरेंस है ये भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ उन्होंने नोट की कि आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के भी, कि यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंसेस में ये जो डिफरेंस है ये ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये जो रेजिस्टेंसेस में डिफरेंस है आर टी माइनस आर नॉट ये भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर नॉट टी के, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू एल्फ़ा यहाँ पर आएगा, तो एल्फ़ा आर नॉट टी, ठीक है। अल्फ़ा का बताते हैं, अगर यहाँ पे मैं ये अल्फ़ा जो कांस्टेंट है ये मैं निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ा है, ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट है और इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम इसको कहते हैं अल्फ़ा को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है, जिसको हमने शो कर दिया अल्फ़ा से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो चीज़ देखनी है कि इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, यूनिट क्या होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसकी यूनिट क्या हमारे पास होती है। तो देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट, मतलब ओहम माइनस ओहम, ठीक है, तो क्या आएगा ओहम, तो ऊपर ओहम नीचे आर नॉट टी है, आर की यूनिट ओहम, टी की यूनिट यानी टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, तो ओहम केल्विन, ठीक है, ओहम ओहम से काट जाएगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो हमारे पास यूनिट आएगी वो कितनी होगी, पर केल्विन होगी, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस की टर्म में वैल्यूज़ दी हुई हों, लेकिन लास्ट बात करने वाले हैं कि अगर रेजिस्टिविटी की टर्म में वैल्यूज़ दी हुई हों तो फिर क्या होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी की टर्म में वैल्यू दी हुई हो तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट टी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी की टर्म में निकालने वाले हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पुट कर देना है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना ये यहाँ पर पुट कर देने हैं, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो फिर वैल्यू क्या आएगी वो चीज़ देखनी है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू रो आर टी की जगह जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, रो टी एल बाई ए माइनस आर नॉट की जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, रो नॉट एल बाई ए। जब आर नॉट की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे रो एल बाई ए तो क्या आएगा, रो नॉट एल बाई ए, ठीक है। तो एल बाई ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर से कॉमन लेके तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इनटू ये टी भी इधर था, ठीक है, इनटू टी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस
और ये हमारे पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो दोनों टर्म में हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल लिया, अल्फा भी की रेजिस्टेंस की टर्म में भी और रेजिस्टिविटी की टर्म में भी। ठीक है, तो यही हमने देखना था कि टेम्परेचर हमारे पास किस तरह से डिपेंड करता है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि जितनी उसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू है अगर वो हमें पता हो, और जितनी उसकी T डिग्री सेल्सियस मतलब किसी टेम्परेचर पे जिस पे हम मेजर करना चाह रहे हैं उस पर अगर हमें रेजिस्टेंस पता हो और टेम्परेचर पता हो कि हम कितना उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। अब लास्ट में इसकी एक चीज़ रह गई है कि ये जो अभी हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाला था, ठीक है, तो ये भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक को हम कहते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होते हैं वो चीज़ आप देखते हैं। ठीक है, नहायत आसान सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, इसको हम PTC कह देते हैं, इसको हम NTC कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, इसके लिए एक बात याद रखनी है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होते हैं कि जिनमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होते हैं कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास आते हैं मेटल्स। ठीक है, मेटल्स। तो जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं उसमें ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ेगी और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो होते हैं कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, और उसकी एग्जांपल क्या है, मेटल्स हैं, और जो हमने अभी देखा है कि उसकी रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है कि अगर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट होते हैं कि जिसमें अगर ऐसे मटेरियल के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऐसे मटेरियल के लिए यूज़ होता है कि जिसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, और वो मटेरियल कौन से हैं हमारे पास, बेसिकली आपने बहुत दफ़ा नाम सुना है, वो हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, वो है सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर्स में हमें पता है कि चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। ठीक है, तो एक बात इंपॉर्टेंट है, गौर से सुननी है कि देखें, सेमीकंडक्टर ये कंडक्टर नहीं होते, ये दरमियानी सी स्टेज होती है, ना इंसुलेटर होते हैं ना कंडक्टर होते हैं, ये सेमीकंडक्टर दरमियानी सी स्टेज आती है। और इसमें मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से करंट मूव करता है। तो देखिए, जब हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे तो ज़्यादा करंट होगा, और अगर ज़्यादा करंट उसी सूरत में होता है जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर है ऐसे मटेरियल है कि जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, इस वजह से रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। तो मेटल्स के लिए हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज़ करेंगे जो अल्फा हमने बताया था। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बार में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।